टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकती। टेरर और ट्रेड ये भी एक साथ नहीं हो सकता, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। ये कहना है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का। आज पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर को लेकर गर्व से भरा हुआ है। पूरे देश का सीना चौड़ा हो रहा है जिस तरीके से हमारे सैन्य बल ने, हमारे यहाँ के इंटेलिजेंस ने काम किया है। हम सभी इस समय गर्व से भरे हुए हैं। लेकिन ऐसे मौके पर जब हमें पूरी मजबूती के साथ अपनी सेना और सरकार के साथ खड़े होना चाहिए, उस वक्त भी चंद ऐसे लोग हैं जो कि षड्यंत्र करने का प्रयास कर रहे हैं, देश के खिलाफ कोशिश कर रहे हैं कि जिस समय ये उत्साह का माहौल होना चाहिए उस समय कोई काला धब्बा लगा सके। ऐसे चंद लोग अपने बयान दे दे के माहौल खराब करने का और एक गलत नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। आज पूरा वीडियो इन्हीं जैसे लोगों के चीथड़े उड़ाने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अंत तक ये वीडियो देखिए और इसके बाद पूरे साक्ष्यों के साथ जो ये लोग कह रहे हैं ना, इस समय एक नया माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप बीच में कूद आए और इस वजह से युद्ध विराम हुआ, तो आज इनके इन सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा और पूरे साक्ष्यों के साथ बात रखूंगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि अंत तक ये वीडियो देखिए और इस वीडियो को आगे भी बढ़ाइए। पहला प्रश्न जो मैंने यहां पे हेडिंग डाली है उसी को जरा ध्यान से देखिए। गीदड़ आज शेर को लड़ना सिखा रहे हैं। मतलब जो लोग आज तक केवल पाकिस्तान परस्त राजनीति करते रहे, मैंने ऊपर कुछ लाइनें लिखी हैं, हमें अपनी सेना और सरकार पर पूरा भरोसा है, ना कि उन पर जो आज तक पाकिस्तान परस्त राजनीति करते रहे। 70 सालों में इन लोगों ने पाकिस्तान परस्त राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया। पाकिस्तान में घुस के जिस तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए था आतंकी हमलों का, वैसा जवाब इन्होंने कभी नहीं दिया। आज मोदी सरकार में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, मैं उसे शॉर्ट में कहता हूं ओएस को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब मेरा एक स्टेटमेंट इसमें यह है कि ओएस यानी ऑपरेशन सिंदूर हमारे लिए आतंक के खिलाफ का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जो कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये ऑपरेशन सिंदूर यहां पे खत्म नहीं हो गया है, ये केवल स्थगित किया गया है और ये ऑपरेशन सिंदूर आगे भी जारी रहेगा आतंक के खिलाफ। अब यही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। इनके जो भी बयानात हैं, इनके बयानों पे मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इन्होंने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों पे आज चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो आज ये बता रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति बीच में कूद आए और अमेरिकी राष्ट्रपति ज्यादा बवाल काटने में लगे हुए हैं, मैं एक और अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान आपके समक्ष रखना चाहूंगा। बात करूंगा वर्ष 2008 की। वर्ष 2008 में भारत में एक आतंकी हमला होता है, बहुत बड़ा आतंकी हमला होता है। एक लिस्ट मैंने लगाई है। हमारे जो अभी पहलगाम में हमला हुआ उसमें 26 लोग मरे थे, जिसमें 25 लोग भारत के थे, एक नेपाल का था, यानी 2 राष्ट्रों के नागरिकों की हत्या हुई है। जिस समय ये 2008 का आतंकी हमला होता है उसमें कुल 166 लोग मरे थे, जिसमें 17 देशों के थे। 17 देशों के, भारत के 141 थे, यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका के 6 लोग थे, इजराइल के 4 लोग थे, जर्मनी के 3 लोग थे, ऑस्ट्रेलिया के 2 लोग, कनाडा के 2, फ्रांस के 2 और इसके बाद इटली, यूनाइटेड किंगडम और ऐसे बहुत सारे देशों के कुल 17 देशों के नागरिक मरे थे। इन लोगों के एक एक नागरिक यहां पर मरे थे। तो कहने का मतलब है कि इतनी हत्याएं हुई और इतनी हत्याओं पे उस समय की जो कांग्रेस की सरकार थी उसने क्या किया वो आप भी जानते हैं। निंदा करने के सिवाय पाकिस्तान में घुस के जिस तरीके से कार्रवाई की जानी चाहिए थी, यहां तो स्थिति यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में हम इस्लामाबाद तक घुस के फोड़ के आए हैं, वहां तक धमाके करके आए हैं। इनकी तो स्थिति यह थी कि ये पाकिस्तान में घुस के एक परिंदा भी ना मार पाए और ऊपर से आज बयान दे रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को रोकने में अमेरिकी राष्ट्रपति का योग था। तो मैं अमेरिकी राष्ट्रपति, उस समय के जो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, उनका एक बयान यहां पे रखना चाहूंगा। उनकी किताब है, उनकी किताब से ही मैंने उद्धृत किया है, उनकी किताब से ये स्क्रीनशॉट यहां पे लगाया है। आप भी जरा इस चीज को पढ़िएगा। मैं लास्ट की कुछ लाइनें पढ़ना चाहूंगा जिससे पता चलेगा कि उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी, जो कठपुतली के रूप में मनमोहन सिंह सामने थे, लेकिन वास्तव में सरकार चलाने वाले वही लोग थे जो आज भी कांग्रेस की कमान संभाले हुए हैं, यानी सोनिया जी हो गए, राहुल हो गए, कपिल सिब्बल जिस टाइप के जितने हैं, यही सब चेले चापड़ इनके, यही लोग उस समय भी कांग्रेस को चला रहे थे। तो बयान देखिए क्या कहते हैं। बराक ओबामा ने उस समय कहा कि then there was the problem of Pakistan, its continuing failure to work with India to investigate the 2008 terrorist attacks on hotels and other sites। लास्ट की बात मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने कहा क्या कि सिंह हैड रेजिस्टेड कॉल्स टू रिटेलिएट अगेंस्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान के खिलाफ रिटेलिएट करने से उन्होंने मना किया आफ्टर द अटैक्स।
बट हिज रेस्ट्रेंट हैड कॉस्ट हिम पॉलिटिकली। आगे पढ़ते हैं। He feared that rising anti-Muslim sentiment had strengthened the influence of India's main opposition party, the Hindu Nationalist भारतीय जनता पार्टी। यानी कि कांग्रेस सरकार को उस समय इस बात का डर था कि अगर हम पाकिस्तान में घुस के कोई कार्रवाई करेंगे तो यहां पे जो है हिंदू सेंटिमेंट भड़केंगे और हिंदू पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, उसको यहां पे लाभ हो सकता है। अरे भाई, तुम अगर भारत के नागरिकों के ऊपर जो ये आक्रमण हुआ था उसके लिए पाकिस्तान में घुस के कुछ आतंकियों को मारोगे तो उससे भारत में किस तरीके से मुस्लिम सेंटीमेंट जो है वो कमजोर होंगे और हिंदू सेंटीमेंट स्ट्रांग होंगे, ऐसा इनका मानना था। तो समझने और सोचने की बात है कि जो लोग हमेशा आज तक गीदड़ बने रहे पाकिस्तान के नाम पे, वो भारत के शेर को जो एक बार नहीं 3-3, 4-4 बार पाकिस्तान में घुस के आतंकी ठिकानों को उड़वा चुका है, ऐसे व्यक्ति को आज समझा रहे हैं कि बाहर का इंटरवेंशन और युद्ध कैसे लड़ा जाए, युद्ध नीति समझाने में लगे हुए हैं। तो आज तक तो आप युद्ध लड़ ना पाए, आप हमें समझा रहे हैं कि युद्ध कैसे लड़ा जाए। ठीक, ये लोग एक काम और कर रहे हैं, इंदिरा गांधी का नाम ले लेके बहुत उछल रहे हैं। मैंने इंदिरा गांधी जी के ऊपर भी वीडियो बनाया था, मैंने 2 प्रश्न उसमें उठाए थे। इस वीडियो में केवल 2 प्रश्न रख देना चाहता हूं, बाकी आप समझना चाहे तो पूरा वो वीडियो देखिएगा। मैं 2 प्रश्न केवल रखना चाहता हूं कि यदि आपको लगता है कि 1971 के युद्ध की पूरी जो स्ट्रक्चर था, पूरा जो आर्किटेक्ट था वो इंदिरा गांधी थी, तो 2 प्रश्नों का केवल जवाब दे दीजिए कि हमारी सेना ने तो शौर्य दिखाते हुए वहां से 93,000 सैनिक पकड़ लाए थे, लेकिन उन 93,000 सैनिकों का तुमने क्या किया इंदिरा जी? आपने तो केवल इतना किया कि उनको थाल में लगा के जुल्फिकार अली भुट्टो को वापस कर दिया। आप उस समय कर सकती थी, नंबर 1 आप उसके दम पे पीओके खाली करा सकती थी, जो आप नहीं करा पाई। दूसरी चीज, भारत के 54 युद्धबंदी पाकिस्तान में बंद थे, आप उनको छुड़वा सकती थी, आप वो भी नहीं कर पाई। इसलिए किस प्रकार की आयरन लेडी वो थी, आप उसको समझ सकते हैं। खैर, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने क्या किया? ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आप देखिए, यहां लिस्ट लगी हुई है कि 9 आतंकी ठिकाने, और वो ऐसा नहीं है कि एकदम बॉर्डर के 10 किलोमीटर के अंदर थे। आप देखिए, बहावलपुर 100 किलोमीटर दूर था, वहां पे घुस के हमने मारा है। बहावलपुर का जो उनका आतंकी ठिकाना था उसको पूरा उड़ा दिया गया। मुरीद के 30 किलोमीटर अंदर था, गुलपुर 35 किलोमीटर अंदर था, सवाई कैंप 30 किलोमीटर अंदर था। ऐसे 9 कैंप हमने वहां पे तहस नहस कर दिए। ये ऑपरेशन सिंदूर की सफलता है। और समझिए, ऑपरेशन सिंदूर की बात को रखने के लिए जब पहले ही दिन हमारे सेना की तरफ से कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह सामने बैठती हैं, तो उन्होंने पहले ही दिन कह दिया था कि पहलगाम में जो इन्होंने आतंकी हमला किया था उसके जवाब में यह ऑपरेशन सिंदूर किया गया है। और अगर पाकिस्तान इसको एस्केलेट नहीं करता है, अगर पाकिस्तान इसको यहीं पे रोक देता है, तो हम इसके आगे कुछ नहीं करेंगे। हमारा कोई मंशा नहीं थी कि हम इसके बाद हम जाए इस्लामाबाद में बम गिराएं, हम जाए वहां पे रावलपिंडी में बम गिराएं, हम कराची का तहस नहस करें। हमें ऐसा कुछ नहीं करना था, हम यहीं रुक गए होते अगर पाकिस्तान ने उधर से ड्रोन न भेजे होते। समझने की बात है, ये जो तड़पन हमारे देश के अंदर के बैठे हुए पाकिस्तान परस्त नेताओं के अंदर तड़पन हो रही है, वो तड़पन इसलिए हो रही है कि आज तक वो पाकिस्तान को अपने बच्चे की तरह पालते रहे, और आज हम कराची से लेके रावलपिंडी और उनका जितने भी, बल्कि बताया जा रहा है न्यूक्लियर ठिकाने पे भी मिसाइल दाग दी गई। तो इन लोगों के पेट में इसलिए दर्द हो रहा है कि इनको लग रहा है कि इनका पाला हुआ वो बच्चा जो 70 साल से पाल रहे थे, उसको ठोक के आई है भारत की सेना, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बन चुका है, एंड दैट इज ऑपरेशन सिंदूर। अगली बार भी अगर हमारे देश में घुस के कोई आतंकी हमला किया जाएगा तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव करेगा जैसे इस बार बिहेव किया है, और हम अंदर घुस के मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में एकदम स्पष्ट रूप से कहा है कि हम टेरर टॉक वगैरह एक साथ नहीं करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने एक बात और कह दी है, न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा। जिसे ये अपना न्यूक्लियर ठिकाना समझते थे, संभवतः वहां पे भी हमने हमला कर दिया है। तो इसलिए तुम कहीं भी बैठ के, प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में यह बात रखी कि तुम पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचोगे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें घुस के मारेंगे। ये हमारी प्रतिज्ञा है और यही हमारा आगे का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब बात आती है जिस मुख्य विषय पे आज का ये वीडियो बना रहा हूं,
वो वीडियो का विषय यही है कि ट्रंप को लेके ट्रंप ने 2-3 ट्वीट कर दिए, ट्रंप ने 2-3 जगह बयान दे दिए और इसके बाद हमारे देश में बैठे हुए कपिल सिब्बल, पवन खेड़ा, संजय सिंह, इस टाइप के बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान परस्त मुस्लिम तुष्टीकरण वाले नेता बैठे हुए हैं जिनके अंदर जिनको ये मौका दिखाई देने लगा कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर की जितनी भी सफलता है, कहीं इसका क्रेडिट मोदी जी को ना मिल जाए। ये सारा क्रेडिट भले वो जो है दूसरे देश के राष्ट्रपति को पकड़ा दे, वो ट्रंप को दे दे, तो उन्होंने तुरंत कहना चालू कर दिया, अरे ये तो जो हुआ सब कुछ ये ट्रंप ने रुकवा दिया और हमारे देश का प्रधानमंत्री जो है वो तो डर गया और ये है वो है, पता नहीं क्या क्या उन्होंने अंट संट बकवास चालू कर दी। मैं आपके सामने कुछ चीजें एकदम स्पष्टतः रखना चाहूंगा। देखिए, ये मैंने एक न्यूज लगाई है, जितने भी न्यूज चैनल वाले डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट को लगा रहे हैं, आप देखिए नीचे से वो उसका टाइम और डेट दोनों डिलीट कर दे रहे हैं, वो हटा के केवल उतना लगा रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया। मैं जरा कुछ चीजें आपके समक्ष रखना चाहूंगा। मैंने पूरा ट्वीट आपके सामने रखा है और इवन मैंने जो उसका जवाब दिया है वो भी आपके समक्ष रखा है। ध्यान से समझिए, डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट आता है 5:33, तारीख 10 मई 2025, ठीक, डेट सही, टाइम 5:33। अब जरा आप उस दिन को फिर से याद करिए, जो हमारी सेना ने कहा, जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 मई की दोपहर में 3:35 पे, समय एकदम स्पेसिफाइड याद रखिए, 3:35 पे पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन हमारे डीजीएमओ के पास आता है कि भैया बहुत हो गया, अब जरा इसको रोका जाए, युद्ध को विराम दिया जाए। आप समझिए, हम उस समय तक अपने ज्यादातर जो हमने लक्ष्य साधे थे, हम सारे लक्ष्य पूरे कर चुके थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो भी कुछ करने की कोशिश कर रहा था, अच्छा पाकिस्तान ने क्यों फोन किया, पाकिस्तान के डीजीएमओ का क्यों फोन आया, जरा इस पे गौर करिए। भाई ऐसा है, भारत जो है पाकिस्तान के अंदर घुस घुस के रावलपिंडी फोड़ रहा है, तो कराची का पूरा नेवल बेस एकदम तहस नहस कर दिया गया, उड़ा दिया गया। इसके अलावा आप देखिए, इस्लामाबाद तक में बम गिरा दिया गया, उनका लाहौर जो है उड़ाया जा रहा है, हर जगह बम गिर रहे हैं, मिसाइलें गिर रही हैं, ड्रोन घुस रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत में घुसने की जितनी भी कोशिश करता रहा, एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल भारत के किसी भी उनके लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाया, रास्ते में ही उसे इंटरसेप्ट कर दिया गया। पिछले 11 वर्षों में मोदी जी ने जितनी मजबूती के साथ देश की सीमा पे पूरा सुरक्षा तंत्र खड़ा किया, जितना मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम खड़ा किया, वैसा एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के पास था ही नहीं। और इसका परिणाम यह हुआ कि हम तो पाकिस्तान के अंदर कई 100 किलोमीटर अंदर घुस के मार रहे थे, लेकिन वो हमारे यहां कोई भी निशाना नहीं साध पा रहे थे। ऐसे में पाकिस्तान को समझ में आया कि भैया हाथ जोड़ के माफी मांग लो और चुपचाप यहां से निकल लो, नहीं तो ये तो फोड़ते ही रहेंगे और हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये पाकिस्तान के डीजीएमओ का इस वजह से फोन आया। भारत के डीजीएमओ ने इस वजह से सोचा कि भाई जब हम अपने सारे लक्ष्य साध चुके हैं, हमें जितना बदला लेना था हम बदला ले चुके हैं, पीओके हासिल करना हमारा लक्ष्य है, लेकिन अभी इस युद्ध के लिए, ऑपरेशन सिंदूर के लिए पीओके हमारा लक्ष्य नहीं था। हमारा लक्ष्य था हमारे देश की बेटियों का, हमारी देश की बहनों का जो सिंदूर उजाड़ा गया था, हम घुस के उसका बदला ले सके। और इसलिए हम पाकिस्तान में घुसे थे और ज्यादातर लक्ष्य हम हासिल कर चुके थे। इसलिए भारत की सेना ने और भारत की सरकार ने मिलकर यह सोचा कि हम 5 बजे से युद्ध विराम घोषित कर देते हैं। अब समझिए, भारत की सेना ने उस टेलीफोन पे उनको 3:35 पे जो कॉल आई, उनको कहा ठीक है, हम इस बात से सहमत हैं और हम तो पहले ही दिन से कह रहे थे कि हम युद्ध को आगे एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए चलिए 5 बजे से युद्ध विराम घोषित किया जाता है। यह खबर पाकिस्तान को पता चलती है और पाकिस्तान ने अपने पापा यानी अमेरिका को बता दिया कि भैया ऐसा है कि ट्रंप साहब हो गया, बहुत अच्छा हो गया। और ट्रंप ने जो ये ट्वीट किया उसका टाइम देखिए 5:33। 5 बजे से तो युद्ध विराम ही घोषित था, 5:33 पे ये ट्वीट कर रहे हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान को समझा दिया है और मेरे कहने पे जो है दोनों मान गए। अरे तुम्हारे कहने पे क्या मान गए, तुम्हारे अंदर क्या क्षमता है? मैंने जवाब दिया, जरा ट्रंप को जरा वो भी पढ़िएगा। तुम अपने देश पर ध्यान दो, मैंने बोला डोनाल्ड ट्रंप को, तुम्हारे देश का युवा आज नशे में डूबा जा रहा है, रोज स्कूल में फायरिंग हो रही है, परिवार टूट रहे हैं, अमेरिकी समाज टूटता जा रहा है। तुम पहले उस पे ध्यान दो, अपने देश पे ध्यान दो। हमारे देश में और हमारे राजनीतिक निर्णयों में तुम्हें घुसने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हमें और देश के हर नागरिक का ऐसा ही जवाब होना चाहिए कि, और चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो, उसको यही जवाब देना चाहिए कि हमें अपनी सेना के ऊपर भरोसा है, हमें अपने प्रधानमंत्री पे भरोसा है, ना कि अमेरिका में बैठे हुए डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर।
चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, शशि थरूर जी के ऊपर जरूर थोड़ा सा बात करना चाहूंगा कि आज पीटीआई की उनका पीटीआई को दिया हुआ उनका एक इंटरव्यू मुझे दिखाई दिया, बड़ा ही अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्ड किया इसी प्रश्न के ऊपर कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं कि उन्होंने युद्ध विराम करा दिया, तो इस पर आपका क्या कहना है। बड़ा ही उन्होंने समझदारी के साथ उन्होंने बात रखी कि हमने जो समझा है वो यही है कि जो डीजीएमओ, क्योंकि ये अपना एक क्रेडिट लेने की केवल कोशिश कर रहे हैं, बिना वजह के बड़ी अम्मा बन रहे हैं। तो कहने का मतलब उन्होंने बताया कि भाई जो डीजीएमओ ने कहा कि 3:35 पे हमारे डीजीएमओ को, उनके डीजीएमओ का फोन आता है, तो बड़ी लॉजिकल सी बात लगती है कि हम अपने लक्ष्य हासिल कर चुके थे, इसलिए हमने अनाउंस किया कि हम 5 बजे से अपना युद्ध विराम कर सकते हैं। और आप सोचिए 5:33 में बार बार दिखा रहा हूं कि इनका जो ट्वीट है 5:33 का है। तो खैर अब ट्रंप के ऊपर बात कर लेते हैं। जिन लोगों को ट्रंप पे बड़ा भरोसा है उनके लिए मैं एक रिपोर्ट यहां पे लेके आया हूं। वो रिपोर्ट आप अगर गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, एनालिसिस ट्रम्प्स 13 बिगेस्ट लाइज ऑफ हिज फर्स्ट मंथ बैक इन ऑफिस, यानी कि ऑफिस में आने का। और ये मत कह दीजिएगा कि ये कोई गोदी मीडिया की लिखी हुई रिपोर्ट है, ये CNN के एक पत्रकार है डेनियल डेल, उन्होंने ये रिपोर्ट लिखी है कि ऑफिस, मतलब ये सेकेंड टाइम जब ये प्रेसिडेंट बने हैं, तो पहले बार जब ये मतलब ये सेकेंड टाइम बनने के बाद पहले महीने में कौन से 13 बड़े झूठ उन्होंने बोले, उसके ऊपर इसके ऊपर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। मैंने 3 पॉइंट यहां पे रखे हैं मेनली। देखिए, यूक्रेन के ऊपर इनका कहना था, आपने देखा होगा जेलेंस्की के साथ इनकी बातचीत होती है, तो उस वार्ता में ये कहते हैं, ये आरोप लगा देते हैं जेलेंस्की के ऊपर कि तुम्हें युद्ध नहीं शुरू करना चाहिए था। और हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं वो युद्ध किसने शुरू किया था, रूस ने शुरू किया था। हाँ ठीक है, यूक्रेन अपना नाटो में जो कुछ भी करना चाह रहा था, लेकिन युद्ध किसकी तरफ से शुरू किया गया था, वो रूस की तरफ से शुरू किया गया था, ना कि यूक्रेन की तरफ से। दूसरा बिंदु, पनामा नहर को लेके इन्होंने दावा किया था कि हम पनामा नहर जो है उसको वापस ले लेंगे, क्या इन्होंने ले लिया है। दूसरा, कनाडा और ऐसे कुछ देशों के लिए उन्होंने कहा था कि हम, कनाडा के लिए उन्होंने कहा था कि कनाडा विल बी द 51st स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि 51वां राज्य बनाना चाह रहे थे कनाडा को, बना लिया क्या है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ये आदमी एक नंबर का झूठा इंसान है, न जाने कितने झूठ बोल चुका है, तो इसलिए इसका ये भी झूठ जो है मैंने आपके सामने इसका पर्दाफाश कर दिया है। भारत की सेना ने पहले ही घोषित कर दिया था और अपनी आपस की समझदारी की वजह से किया था, अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया था, इसलिए समझ लिया कि अब हमें इसको, युद्ध को यहीं रोकना चाहिए। मैं थोड़ा और आगे बढ़ना चाहूंगा और ये समझना चाहूंगा कि अच्छा ऐसा क्यों हो सकता है कि फिर भाई जो कहा जाता था कि मोदी और ट्रंप के बीच में तो बड़ी अच्छी दोस्ती है, फिर ऐसा क्या हो गया कि आज जो है ट्रंप मोदी के खिलाफ ऐसे षड्यंत्र रचने का, अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रहा है, क्या कोई नाराजगी है। तो मैंने यहां पे 3 बिंदु रखे हैं जो मुझे समझ में आया कि ऐसा क्या हो सकता है कि ट्रंप आज मोदी जी के खिलाफ ऐसे उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। पहली चीज भाई, हमने इसके मना करने के बावजूद, आपको याद होगा 2016 से लेकर 2024 तक पहली बार, 2016 से लेकर 2020 तक पहली बार ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति रहे और उस समय भारत में मोदी जी प्रधानमंत्री थे, तो इन लोगों के बीच में अच्छी बातचीत होती थी। लेकिन बावजूद इसके कि ट्रंप ने इनको खूब दबाव डाला कि तुम जो है फ्रांस से राफेल मत खरीदो, तुम रूस से जो है S-400 मत खरीदो, और भी ऐसे बहुत सारी चीजों के लिए उन्होंने कहा कि ये जो रक्षा सौदे तुम कर रहे हो इन देशों के साथ जो कि हमें लगता है कि वो हमारे दुश्मन है, तुम उनके साथ ये सब रक्षा सौदे ना करो, तुम्हें जो ऐसे रक्षा सौदे करने हैं तो हमारे साथ करो। लेकिन मोदी जी ने साफ साफ कह दिया, हमें जो चीज जहां से बेस्ट मिलेगी हम वहां से खरीदेंगे। और आप जरा सोचिए, अगर वो राफेल और S-400 उस समय ना खरीदे गए होते, उस समय भी याद करिए भारत में बैठे हुए जितने भारत विरोधी तत्व थे, जितनी विरोधी ताकतें थी, वो सारी कोशिश कर रही थी कि मोदी जी ये डील न कर पाए। बल्कि आपको याद होगा 2019 के चुनाव के पहले राहुल गांधी हर सभा में जाके मोदी जी को क्या बोला करते थे, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। किस लिए? कि राफेल डील और S-400 डील ये सब ना हो पाए। हम सभी ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में अगर हम सभी अपने शहरों में, अपने घरों में सुरक्षित रहे तो केवल इसलिए सुरक्षित रह पाए क्योंकि मोदी जी ने पिछले 10 सालों में जो वॉल खड़ी की है, एयर डिफेंस सिस्टम की जो पूरी वॉल खड़ी की है, उस वॉल के दम पे ही हम अपने घरों में सुरक्षित रहे और दूसरी तरफ इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी सब उड़ाते रहे हमारे लोग। तो इसलिए आप ध्यान से समझिए कौन भारत के खिलाफ कैसा षड्यंत्र रच रहा है। ये भी इंसान षड्यंत्र रचने में लगा है। दूसरा बिंदु मैंने कहा कि वो मना करता रहा कि रूस से तेल मत खरीदो, क्रूड ऑयल वहां से मत लो, लेकिन हमने अपनी जरूरत समझी और हमने वहां से क्रूड ऑयल खरीदा। अमेरिका रोकता रहा, बोलता रहा, टोकता रहा, धमकाता रहा, लेकिन हम फिर भी रूस से अपना जो भी हमने सही समझा हमने तेल खरीदा। वहां से भाई हमें सस्ते में मिल रहा था।
उससे हम पैसा कमाया, हमने अपना जो पैसा बचाया उससे हम ये सब सामान खरीद रहे हैं। तो भाई सीधी सी बात है, मोदी जी अपने देश का भला देखें कि तुम्हारी धमकियां सुनते रहे। फिर इसके बाद मोदी जी ने इसके हारने के बाद भी जो वहां के नए राष्ट्रपति बने जो बाइडेन के साथ अच्छे संबंध रखे। और ये आदमी बड़ा ही जो आप कह सकते हैं कंजर्वेटिव टाइप का आदमी है, इसको ये सब चीजें अच्छी नहीं लगी। हो सकता है कि इसकी वजह से ये मोदी जी से बदला लेना चाहता है और इसलिए ऐसे उल्टे सीधे बयान दे रहा है। खैर छोड़िए, अब इसको छोड़ देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। जो लोग ये कह रहे हैं, जो कांग्रेसी कपिल सिब्बल, पवन खेड़ा या ये संजय सिंह टाइप के लोग जो वो कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं, कह सकते हैं कि मैं तो इनको सीधे सीधे भारत विरोधी तत्व मानता हूं। तो ये जितने भारत विरोधी तत्व हैं जो ये कह रहे हैं कि आज अमेरिकी राष्ट्रपति का इंटरवेंशन हुआ, मैं उनको केवल 2 उदाहरण सामने रखना चाहूंगा। पहला उदाहरण है कि जिस समय 1947 में पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि कबीलियाई अटैक हुआ, जबकि सच्चाई यह है कि वहां से पाकिस्तानी सेना ने ही अटैक किया था और कश्मीर में घुसते चले आ रहे थे। और इसके बाद भारत की सेना, जिस समय महाराज हरि सिंह के साथ बातचीत हो जाती है और भारत की सेना यहां से जाती है और भारत की सेना ने उनको खदेड़ना चालू किया। स्थिति यह थी कि थोड़ी देर और रुक गए होते अगर नेहरू जी उस समय कहां भाग के गए थे, इंटरवेंशन करने चले गए। अरे भाई, इंटरवेंशन कौन करवाता है? जो हार रहा हो। हम तो जीत रहे थे, हम तो खदेड़ते चले जा रहे थे और अगर थोड़ी देर ये यूएनओ ना भाग के गए होते तो आज जो पीओके बना है वो पीओके न बना होता। जो आज हम पीओके लेना है, ये हमारा सपना है, हमको उसको रेजोल्यूशन पास करना पड़ा 1994 में। ये सारी कुछ चीजें जो कवायद की जा रही हैं इसलिए क्योंकि नेहरू जी उस समय इंटरवेंशन करवाने के लिए यूएनओ भाग के चले गए। तो आप बताइए, ये विदेशी इंटरवेंशन देश के पहले ही प्रधानमंत्री जो कहे जाते हैं उन्होंने ही करवा दिया था। ठीक। दूसरी चीज आप ये समझिए, धारा 370 कश्मीर को देने वाले कौन थे? यही तो थे, है ना। उस समय भारत में रह के उसे दूसरा देश बनवा दिया था उन्होंने। मतलब कि वो भी एक दूसरी टेरिटरी बन गई थी, ऐसी टेरिटरी बन गई कि जहां पे अलग झंडा चल रहा है, वहां का अलग संविधान चल रहा है, वहां का जो मतलब सबसे बड़ा नेता है उसको वहां का प्रधानमंत्री कहा जाता था और भारत को वो अलग देश माना करते थे। तो ये कराने वाले कौन थे? ये थे। दूसरा उदाहरण रखना चाहूंगा कि जब 65 का युद्ध था तो 65 के युद्ध को हम जीत चुके थे और 65 के युद्ध के जीतने के बाद जो शांति वार्ता होनी थी वो शांति वार्ता होने के लिए आप ताशकंद क्यों गए? मैं कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूं, उस समय ताशकंद जाने की क्या जरूरत थी? आपको अगर वहां पे शांति वार्ता करनी थी, हम तो जीते बैठे थे ना, बुलाते उनको कि आओ दिल्ली में बैठ के बातचीत होगी, कहीं और बैठ के बातचीत होगी, लेकिन भारत के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, लेकिन किसी तीसरे जगह पे नहीं होगी वार्ता। लेकिन आप ताशकंद बात करने चले गए और ताशकंद बात करने गए तो गए, वहां से हमारे प्रधानमंत्री की लाश वापस आती है, डेड बॉडी वापस आती है। बताया जाता है, देखने वालों ने यह बताया कि उनकी डेड बॉडी नीली पड़ी हुई थी। क्यों नहीं उनकी मृत्यु की जांच कराई गई? बहुत सारे ऐसी रिपोर्ट्स है, बहुत सारी ऐसी उनके ऊपर रिसर्च हो चुकी है जिसके माध्यम से यह समझ में आता है कि यह उनकी नेचुरल डेथ नहीं थी, ये मर्डर था। उसके ऊपर फिल्म तक बन चुकी है कि ये मर्डर था, ये नेचुरल डेथ नहीं थी। इसकी जांच क्यों नहीं करवाई आपने? और ये देखिए, मैंने एक फोटो लगाई है कि जिस समय उनकी डेड बॉडी वापस आती है एयरपोर्ट पे, इंदिरा गांधी भी वहां पे डेड बॉडी लेने के लिए गई हुई थी। आप जरा चेहरे पे देखिए, मुस्कान आ रही है। आपके देश का प्रधानमंत्री, उसकी लाश वापस आ रही है और आपके चेहरे पे मुस्कान आ रही है। किस बात की मुस्कान है? कि आप अगली प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं, इस बात की मुस्कान आपके चेहरे पे दिखाई दे रही है। ये विदेशी इंटरवेंशन कहलाता है। जरा इस पे गौर करिएगा, हर बात कही नहीं जा सकती है, कुछ बातों को समझना पड़ता है, अंडरलाइन होती है वो। लास्ट में बस इतना कहना चाहूंगा, पूरे देश को अपनी सेना पे, अपने विंग कमांडर व्योमिका सिंह के ऊपर, अपने कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर, अपने सारे डीजीएमओ के ऊपर और अपनी पूरे रक्षा तंत्र के ऊपर और अपने देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, उनके पूरे कैबिनेट के ऊपर और उनके पूरे तंत्र के ऊपर पूरा पूरा विश्वास है। जिसका मन करे, जो मन करे वो षड्यंत्र रच ले। देश की जनता अपनी सेना और अपनी सरकार के साथ खड़ी है। हमें और आपको यह समझना होगा कि लगातार भारत के अंदर से भी और भारत के बाहर से भी भारत को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और वो इसलिए की जा रही है। अंत में कुछ बातें रखना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। भारत बहुत तेजी से बहुत स्ट्रांग इकोनॉमी बनता चला जा रहा है। भारत इस समय विश्व की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पे जर्मनी है और चौथे पे भारत है। और जर्मनी और भारत के बीच का गैप बहुत कम है।
अगर भारत इसी तरीके से ग्रो करता रहा तो अगले मात्र 1 वर्ष के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 वर्ष के अंदर हम जर्मनी को भी क्रॉस कर जाएंगे और हम विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। बहुत सारा बाजार, अंतरराष्ट्रीय बाजार ये देख के हतप्रभ है, उसे नहीं अच्छा लग रहा है कि भारत इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है। बहुत सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, भारत के अंदर से भी और भारत के बाहर से भी। इसलिए हमें और आपको समझना है, हमारी सरकार ने क्या किया, क्या वो वास्तव में देश के लिए अच्छा था अथवा नहीं था, और यदि देश के लिए ये अच्छा था तो हमें पूरी मजबूती के साथ अपनी सरकार और अपनी सेना के साथ खड़ा होना होगा। रही बात कि पीओके मिल जाना चाहिए था, बलूचिस्तान अलग हो जाना चाहिए था, टीटीपी को भी कुछ कर डालना चाहिए था, भाई वो सारी कुछ चीजें होंगी, वो ऑन गोइंग प्रोसेस है और वो होके रहेगा। पाकिस्तान खंड खंड होगा, ये तय है, ये उसकी नियति है। पीओके वापस भारत में आएगा, ये हमारा संकल्प है और ये होके रहेगा। लेकिन उसके लिए जो वर्तमान में हमने सफलताएं हासिल की है, उन सफलताओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, उन सफलताओं के ऊपर काला धब्बा लगाना, ये जो लोग कर रहे हैं ये देशद्रोही हैं और हमें इनके खिलाफ खड़ा होना होगा, उनके षड्यंत्र में उनका साथ नहीं देना होगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री राम, जय जय श्री राम।